गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा वाटर या जल। वाटर के बारे में बात करेंगे कि पानी क्या है। पानी की जो खोज है यानी सन 1741 में हेनरी कैवेंडिश नामक एक वैज्ञानिक थे। सन 1741 में हेनरी कैवेंडिश एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि पानी क्या है, एक यौगिक है। पानी एक यौगिक है और ये किससे मिलकर बना हुआ है? इसमें 2 हाइड्रोजन के अणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन का अणु होता है। तो इसमें कैसे होता है ये? तो ये होता है हमारा पानी का फॉर्मूला, यानी ये क्या है, 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन का अणु मिलकर पानी का निर्माण करते हैं। हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है यानी संसार है, उसमें अगर आप मैप देखते हो तो मैप में भी क्या है, संपूर्ण जो है मैप है उसमें 3 जो भाग है, 3 भाग हैं, वो किसका है? पानी का है। 3 हिस्सा जल का है, इसके जो 3 हिस्से हैं वो जल का है, तथा एक जो हिस्सा है, एक हिस्सा थल का है यानी लैंड है। 3 टोटल हो गए 4, यानी जो संपूर्ण है उसमें 3 भाग तो है जल के हैं और 1 भाग थल का है, यानी जो भूमि है वो 1 हिस्से की है। तो इतना क्या है, देखो हमारी पृथ्वी पर इतना पानी अवेलेबल है। अतः यह संसार के सभी भागों में पर्याप्त परिमाण में मिलता है। आप कहीं भी जाएंगे आपको वहां पर पानी मिलता ही मिलता है। प्राकृतिक रूप से जल समुद्र, नदी, झरनों, तालाब आदि से मिलता है, परंतु इसका जो प्रमुख प्राप्ति का जो स्रोत है वो वर्षा होता है। वर्षा के द्वारा जो जल मिलता है वो प्योर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, जो पीने के लिए अच्छा माना जाता है। परंतु जो फर्स्ट वर्षा होती है, पहली जो बरसात होती है, उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। पहली बरसात को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जब बादल से पानी नीचे गिरता है तो हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी सारी अशुद्धियाँ होती हैं, काफ़ी सारी गैसेज होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर धूल, धुआं, सूक्ष्म जीव, गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, इस प्रकार की काफ़ी सारी गैसें हैं जो मिलकर क्या कर देती हैं, उसको अम्लीय बना देती हैं पानी को। इसलिए शुरुआत की जो 1 और 2 वर्षा होती हैं वो पीने के पानी के लायक नहीं होती है। जो बाद में होती है वर्षा, 2-3 बरसात के बाद में, उसे हम इकट्ठा करके पी सकते हैं। तो ये हो गए। वर्षा का जल धुलाई प्रक्रिया के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यह सॉफ्ट वाटर होता है। इससे धुलाई करने से वस्त्र अधिक सफेद, उज्जवल एवं चमकदार निकलते हैं। जल के जो मुख्य स्रोत बताए थे वो होते हैं, जैसे कि वर्षा का जल है, जैसे पृथ्वी पर कृत्रिम झरने हैं, नदी है, तालाब है, ये इसका जल है। फिर भूमि का जो जल है, भौम जल है यानी ग्राउंड वाटर है, वो कुएं का हो गया, और इसमें हैंडपंप का, ट्यूबवेल आदि का जो जल है वो होता है। ये प्राप्ति के स्रोत है। जल की 3 अवस्थाएं होती है। पानी की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? लिक्विड, सॉलिड और ठोस, द्रव और गैस।
द्रव जो होता है वो पानी होता है, और गैस जो होती है वो वाष्प कहें या भाप कहें, भाप के रूप में जो होती है वो क्या कहलाती है, जलवाष्प कहें या भाप कहें, जलवाष्प। जो भाप बन जाती है वो हमारी गैस रूप में हो जाती है। तो ये 3 फॉर्म में पानी अवेलेबल होता है। अतः जल की ठोस अवस्था बर्फ, द्रव अवस्था पानी एवं गैस की अवस्था जल व वाष्प है। अब इसके अलावा जब वर्षा होती है तो इसका कुछ अंश भूमि द्वारा अवशोषित हो जाता है, और यह जल का जो भूमि में जो हो जाता है जल वो, और भौम जल का निर्माण करता है, यानी ग्राउंड वाटर का निर्माण करता है। और वर्षा के जल का कुछ अंश बहकर नदी, तालाब, झीलों, झरनों आदि तक पहुंचकर समुद्र तक पहुंच जाता है, और सूर्य के प्रचंड ताप से वो भाप बनकर ऊपर समुद्र के जो जल गैस होती है में परिणत होकर, चेंज होकर वो वायुमंडल में पहुंच जाती है और बादलों का निर्माण करता है। और उसके बाद वर्षा के जल का कुछ अंश पेड़ पौधे, वर्ष लतिका जो लतिकाएँ होती हैं आदि द्वारा भूमि से अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये जल पत्तियों की सहायता से निरंतर वाष्पित होती रहती हैं और वायुमंडल में पहुंचती रहती हैं। इस प्रकार से वायुमंडल में ये जल व वाष्प पहुंचकर बादल के निर्माण में सहायता करता है, और बादल पृथ्वी की सतह से ऊपर चला जाता है। वहाँ का तापक्रम बहुत कम होता है, जिस कारण जल वाष्प घनीभूत होकर पानी के बूंदों में परिवर्तित होने लग जाता है। यही पानी की कुछ बूंदे वर्षा के रूप में पुनः पर्वतों, मैदानों एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों पर आकर गिरता है, और इस प्रकार से क्या है, वर्षा का निर्माण होता है। तो ये थे हमारे। अब इसमें बात करते हैं हम कि जल का वर्गीकरण की बात करते हैं। जल का वर्गीकरण, इसे जल के वर्गीकरण के आधार पर जल के उद्गम के अनुसार इसे 3-4 भागों में बांटा गया है। जल के उद्गम, जल के उद्गम के अनुसार, फिर हो जाएगा हमारा ये स्वाद के अनुसार, तीसरा हो जाएगा ये साबुन के साथ प्रतिक्रिया के अनुसार, और जो चौथा जो होता है वो होता है उपयोग के अनुसार। इस प्रकार से जल का जो वर्गीकरण है इसे 4 भागों में बांटा गया है। जल के उद्गम के अनुसार, स्वाद के अनुसार, साबुन के साथ प्रतिक्रिया के अनुसार और उपयोग के अनुसार। जल के उद्गम के अनुसार यानी ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये झरने और कुएं के जल, नदी का जल, तालाब का, समुद्र का, वर्षा का जल, इनसे ये जल उद्गम के अनुसार है। फिर है इसमें स्वाद के अनुसार। स्वाद के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा गया है। कठोर जल होता है, मृदु जल होता है और नमकीन जल होता है स्वाद के अनुसार। फिर साबुन के साथ प्रतिक्रिया के अनुसार यह है, जल की जो कठोरता होती है वो, फिर आएगा इसमें उपयोगिता एवं साबुन के साथ प्रतिक्रिया के अनुसार जो पानी है वो 2 प्रकार का होता है, कठोर जल और मृदु जल। उपयोग के अनुसार जो जल है, उपयोगिता की दृष्टि से अगर देखें तो जल कितने प्रकार का होगा, ये
इसमें ये उपयोग के अनुसार साबुन के साथ प्रतिक्रिया के अनुसार दोनों को इकट्ठा करके बताया है कि ये कठोर और मृदु दो प्रकार का होता है। इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। अब हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारे जो इसके अंदर उपयोग और साबुन के साथ प्रतिक्रिया के अनुसार ही जल को पूछा जाता है। इसके अनुसार बात करेंगे, इसको हम डिटेल से करते हैं। आपको बताया उपयोगिता तथा साबुन के साथ प्रतिक्रिया के अनुसार जल को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा। पहला होता है, एक होता है इसके अंदर हमारा मृदु जल, मृदु जल होता है, और दूसरा जो होता है हमारा कठोर जल होता है। मृदु जल को बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, और इसको बोलते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर, ये दो प्रकार का हो गया, सॉफ्ट और हार्ड। जो मृदु जल होता है नाम से यानी सॉफ्ट होता है। मृदु जल पीने में रुचिकर, स्वादिष्ट एवं अच्छा लगता है। यह सभी प्रकार के घरेलू कार्यों के लिए उपयुक्त रहता है, उत्तम माना जाता है। धुलाई के कार्य के लिए भी इसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जब साबुन घोलते हैं, साबुन लगाते हैं कपड़ों को, तो वो आसानी से लग जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। फलतः क्या होता है, परिणाम इसका यह होता है कि इससे जो कपड़े धुलते हैं वो साफ स्वच्छ होते हैं। फिर है हमारा कठोर जल। कठोर जल है वो क्या होता है कि ये पीने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। यह जल पीने में अरुचिकर और खारा लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कठोर जो जल होता है इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण घुले रहते हैं। इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण इसके अंदर घुले रहते हैं। ये आपको मैग्नीशियम इस कारण से क्या है, इनके लवण इसके अंदर घुले होने के कारण ये जल कठोर कहलाता है। जल सर्वाधिक शक्तिशाली घोलक होता है, यानी हर चीजों को ये अपने अंदर घोल लेता है, इसकी क्षमता होती है। इसकी अत्यधिक घोलक क्षमता होने के कारण यह विभिन्न प्रकार के तत्वों को अपने अंदर घोल लेता है। जल जहाँ जहाँ से होकर बहकर निकलता है, जिस धरातल पर होकर बहता है, जिस पृथ्वी की धरती से होकर पृथ्वी के अप्रवेश्य तहों में प्रवेश करता है, तो ये क्या होता है, उन सभी जगहों के कुछ न कुछ कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ जल में आकर मिल जाते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है कि जल अशुद्ध एवं कठोर हो जाता है। तो जल में लवणों की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसकी कठोरता उतनी ही अधिक हो जाती है। तो जल मृदु और कठोर जल में अंतर क्या होगा, इन दोनों में अंतर क्या है, इनके अंदर की बात करते हैं कि कठोर जल और मृदु जल में अंतर क्या होगा। आपको पता है कि कठोर और मृदु जल में सबसे पहला जो अंतर है वो क्या है कि कठोर जल कपड़ों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, और मृदु जल है वो कपड़ों के लिए उपयुक्त माना जाता है। कठोर जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता, मृदु जल पीने के लिए उपयुक्त होता है। कठोर जल के अंदर झाग नहीं बनते हैं साबुन के, और मृदु जल के अंदर आसानी से झाग बन जाते हैं। इस कठोर जल के अंदर अत्यधिक अकार्बनिक और कार्बनिक लवणों की मात्रा होने के कारण इसमें काफ़ी सारी अशुद्धियाँ होती हैं और यह कठोर हो जाता है। और जो मृदु जल होता है उसमें
अशुद्धियाँ कम होती हैं, अशुद्धियाँ नहीं के बराबर होती हैं, तब यह पीने में स्वादिष्ट और रुचिकर होता है। मृदु जल है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। हार्ड वाटर है या कठोर पानी है वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। यह शरीर को भी, जल है एक हाथों को भी नुकसान, कपड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है अगर इससे हम कपड़े धोते हैं, और हाथों को भी यह नुकसान पहुंचाता है। कठोर जल कपड़ों के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है। कठोर जल कपड़ों को खराब भी करते हैं। साबुन और जो धूल मिट्टी वगैरह होती है इससे पानी से साफ नहीं होते और मृदु जल से आसानी से साफ हो जाता है। तो विशेषकर इसके अंदर यही कई बार पूछ लेते हैं कि पानी कितने प्रकार का होता है उपयोगिता की दृष्टि से, तो आप बताएंगे कि कठोर और मृदु होता है। उसमें दोनों की डेफिनेशन देखे कि किसको कठोर बोलते हैं, किसको मृदु बोलते हैं, और उसके अंदर फिर पूछ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये बताना आवश्यक हो जाता है। अब इसमें हम करेंगे कि कठोर जल का इसमें जल की अवस्थाएं करेंगे। जल की अवस्थाएं आपको बता दी कौन कौन सी है। उद्गम के आधार पर, स्वाद के अनुसार, साबुन की प्रतिक्रिया के अनुसार आपको बताया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर जल को मृदु बनाने की विधियाँ, यानी जो कठोर जल है, कई जगह ऐसा होता है, आपके यहाँ पर भी क्या है कठोर जल है, उसमें आपने देखा होगा कि नमकीन है बिल्कुल स्वाद में वो, और नमक ज़्यादा है, और क्या है उसके अंदर कि झाग नहीं बनते हैं, और अगर आप हाथों पर भी साबुन लगाते हैं तो हाथ साफ नहीं होते हैं, और वो पानी हाथों को भी खराब कर देता है। तो जल को मृदु बनाने की विधियाँ, अब हम जल को मृदु बनाएंगे। जल की जो कठोरता होती है वो दो प्रकार की होती है। कठोर जल को मृदु कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। एक होती है इसके अंदर स्थायी कठोरता, और दूसरी इसके अंदर होती है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता, ये दो प्रकार की कठोरता होती है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता में क्या है, सबसे पहले हम इसमें इसकी बात करते हैं, स्थायी कठोरता की बात करते हैं कि परमानेंट जो कठोरता होती है उसको किस प्रकार से दूर करेंगे। स्थायी कठोरता को दूर करने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी विधियां हैं, काफी सारी विधियां हैं इसके अंतर्गत। स्थायी कठोरता को दूर करने की विधियां, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत होता इंपॉर्टेंट है। इसकी जो विधियां हैं, सबसे पहली जो विधि है इसके अंदर काफी विधियां हैं, इसके डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं स्रवण विधि। पहली स्रवण विधि यानी बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, फिर है दूसरी जो है इसके अंदर वो है परम्यूटेड विधि। परम्यूटेड विधि है दूसरी है, तीसरी है कैल्विन विधि। कैल्विन मेथड हो गया इसके अंदर। चौथा इसके अंदर आता है, इसके अंदर सोडा विधि। फिर
है इसके अंदर आयन विनिमय मेथड विधि। तो ये इसके अंदर कितने हो गए? 5 मेथड है। स्थायी कठोरता को दूर करने की 5 विधियां हैं। श्रवण विधि, परम्यूटेट विधि, केल्विन विधि, सोडा विधि और आयन विनिमय मेथड। ये इसके उपचार की हम किस प्रकार से जो परमानेंट जो हार्डनेस होती है उसको दूर कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस को दूर करने का जो सबसे पहला जो तरीका है श्रवण विधि। इसमें जो डिस्टिलेशन है श्रवण विधि द्वारा स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की ही कठोरता दूर की जा सकती है। श्रवण विधि से जल की घुलनशील अशुद्धि श्रवण पात्र में ही रह जाती है तथा जल स्वच्छ, साफ और मृदु हो जाता है। श्रवण प्रक्रिया में जल को वाष्पीकृत किया जाता है, इवेपोरेट किया जाता है इसके अंदर। इस वाष्पीकृत जल में को पुनः ठंडा करके द्रवीकरण द्वारा पुनः जल में परिवर्तित किया जाता है और इस विधि का उपयोग ऐसे स्थानों के में किया जाता है जहाँ पे आसानी से शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो पाता है, जैसे प्रयोगशाला में, समुद्री जहाज या द्वीप में। वहाँ पर ऐसे प्रयोग ज़्यादा किए जाते हैं। फिर है इसके अंदर श्रवण विधि से प्राप्त जल, जो मृदु जल है वो रुचिकर नहीं लगता क्योंकि इसमें जो घुलनशील हुई गैसें विद्यमान नहीं रहती हैं। अतः ये जो हमारी जो गैसें होती है घुलनशील वो इसके अंदर नहीं होती है, इस कारण ये अरुचिकर लगने लग जाता है। अतः पीने योग्य बनाने के लिए इन्हें वातित करना यानी वातित करना पड़ता है। इनको धुलाई एवं अन्य घरेलू कार्यों के लिए इस जल को वातित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब दूसरी जो विधि है हमारी इसके अंदर है परम्यूटेट विधि। सोडियम तथा एल्यूमिनियम के जो मिश्रित सिलिकेट को परम्यूटेट कहते हैं। सोडियम तथा एल्यूमिनियम के मिश्रित सिलिकेट को परम्यूटेट कहते हैं। जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवणों के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम जियोलाइट, कैल्शियम जियोलाइट तथा मैग्नीशियम जियोलाइट का निर्माण करते हैं, जो जल में अघुलनशील होते हैं। ये जल में अवक्षेप बनाते हैं जिन्हें निथार लेने से मृदु जल प्राप्त हो जाता है। उनको हम बाहर निकाल लेते हैं और जिससे मृदु जल की प्राप्ति हो जाती है। केल्विन जो विधि है उसमें हम क्या करते हैं? इसके अंदर केल्विन विधि के अंदर सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को ही केल्विन कहते हैं। इसमें केल्विन किसको कहते हैं? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को केल्विन कहा जाता है। इसको केल्विन कहते हैं। यह जल में घुलनशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवणों के साथ प्रतिक्रिया करता है। जो पानी के अंदर जो पानी को कठोर बनाते हैं कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के अणु, उनके साथ यह प्रतिक्रिया करता है तथा उनके जो लवणों से प्रतिक्रिया करके उनको फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। यह कोलायल अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है जिसे छानकर अलग कर लिया जाता है और मृदु जल प्राप्त हो जाता है। यानी कैल्शियम और जो मैग्नीशियम के जो लवण है वो इसके साथ रिएक्शन करते हैं जिससे फॉस्फेट बन जाता है और वो एक कोलायल अवक्षेप बन जाने के कारण उसको छलनी से या उसको छान लिया जाता है और उनको अलग कर दिया जाता है जिससे कि जो जल है वो सॉफ्ट हो जाता है। सोडा ऐश विधि जो नेक्स्ट है, इस विधि द्वारा जल की स्थायी और अस्थायी
परमानेंट और जो टेम्परेरी जो हार्डनेस है उसको दूर किया जा सकता है। इस विधि में कठोर जल के साथ सोडा ऐश मिलाकर, कठोर जल में सोडा ऐश मिला देते हैं और इसको उबाला जाता है, काफ़ी देर तक इसको उबालते हैं और यह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलनशील लवणों के साथ प्रतिक्रिया करके घुलनशील कैल्शियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ सोडा ऐश की रिएक्शन करवाई जाती है, उबाला जाता है, तो ये आपस में मिलकर कैल्शियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। यह अवक्षेप एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट आपस में ये जो बनाते हैं यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है और इनको भी छानकर अलग कर लेते हैं। सॉफ्ट वाटर अलग हो, इससे जो इम्प्योरिटीज होती है वो छानकर अलग हो जाती है और सॉफ्ट वाटर प्राप्त हो जाता है। आयन विनिमय विधि, यानी इसके अंदर क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज करते हैं। जो आयन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं, उनको चेंज कर लेते हैं। आयन विनिमय विधि में द्वारा जल की जो दोनों प्रकार की कठोरता है, सॉफ्ट और परमानेंट और टेम्परेरी जो हार्डनेस, उन दोनों को इसके द्वारा दूर किया जाता है। आजकल यह जल को शुद्ध एवं मृदु बनाने की आधुनिक विधि है। यानी जो सॉफ्ट वाटर बनाया जाता है मोस्टली आयन विनिमय विधि के द्वारा ही आजकल ट्रेंड में है, इसी का ही उपयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा जल को शुद्ध करने के लिए दो प्रकार के आयन विनिमायक रेजिन होता है और एक धनाम्य यानी धनाम्य विनिमायक रेजिन द्वारा घोल के सभी धनायनों को हाइड्रोजन आयन में बदला जाता है तथा जो नेगेटिव विनिमायक रेजिन होते हैं उनसे ऋणायनों को हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट किया जाता है। धनायन विनिमायक जो रेजिन है उसके द्वारा घोल के जो भी धनायनों की, यानी जो धनायन होते हैं पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं उनको हाइड्रोजन आयन में बदला जाता है, हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है तथा जो नेगेटिव विनिमायक रेजिन से ऋणायनों को, नेगेटिव के साथ ही नेगेटिव को हाइड्रोक्सिल आयन में बदला जाता है, जिस प्रकार से उनकी कठोरता दूर हो जाती है। इस विधि द्वारा जल को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। तो इस प्रकार से पानी को शुद्ध किया जाता है। इस विधि द्वारा जो आपको 2 चरणों में संपन्न करनी है, इसमें दो चरणों में वो करनी है इसको, तो क्या करते हैं, प्रथम जो चरण है उसमें कठोर जल को जो पॉजिटिव धनायन होते हैं यानी पॉजिटिव विनिमायक रेजिन से होकर प्रवाहित किया जाता है, जिससे इसकी जो धन आयनों की अशुद्धियां हैं वो मुक्त हो जाती हैं। और द्वितीय जो चरण होता है उसमें कठोर जल को ऋणायन विनिमायक रेजिन से प्रवाहित किया जाता है। जो दूसरा जो चरण होता है उनका जो कठोर जल को नेगेटिव जो चार्ज होते हैं उसमें से उसको प्रवाहित किया जाता है और इस प्रकार से जो जल की ऋणायन अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाती हैं। इस प्रकार जल दोनों ही प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है और स्वच्छ तथा मृदु जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम जल को प्राप्त करते हैं, शुद्ध जल को प्राप्त करते हैं। तो हमने जल की कठोरता 2 प्रकार से बताई कि जल की जो कठोरता है 2 प्रकार की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस। जो ये कठोरता है टेम्परेरी, जो परमानेंट है यानी स्थायी जो कठोरता है उसको दूर करने की ये 5 विधियां हैं: श्रावण विधि, परम्यूटेड विधि, कैल्विन विधि, सोडा विधि और आयन विनिमय विधि। आजकल जो ज्यादातर प्रयोग में लाई जाती है
वो ये विधि लाई जाती है, आयन विनिमय विधि का प्रयोग करके कठोर जल को मृदु जल में कन्वर्ट किया जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी हम जो इसकी जो टेम्परेरी जो हार्डनेस है उसको हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।